प्रिय दोस्तों नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका एक नई वीडियो के साथ में। जैसे कि आप सभी मैप में देख पा रहे हैं कि आज की जो वीडियो क्लास है ये इसमें हम पढ़ेंगे अफ्रीका की प्रमुख झीलों के बारे में, लेक्स के बारे में और जो प्रमुख नदियां हैं वहाँ की उसके बारे में, यानी कि रिवर्स के बारे में। तो जैसे आप मैप में देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने क्या किया है कि अलग अलग पेन से, अलग अलग मार्कर से इंडिकेट किया है, लेक्स को अलग से किया है और नदियों को अलग से किया है, ताकि आप लोगों को समझने में ज़्यादा आसानी रहे। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे कि पहले तो हम जो इम्पोर्टेंट लेक्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर बाद में हम जो इम्पोर्टेंट रिवर्स है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेक्स के बारे में, यानी कि जो प्रमुख झीलें हैं अफ्रीका की उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को एक बात और भी यहाँ पर जान लेनी चाहिए स्टार्टिंग में ही कि अफ्रीका महाद्वीप जो है ये प्लेट टेक्टोनिज्म से प्रभावित है, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी से ये प्रभावित है। इसका मतलब ये है कि अफ्रीका का कुछ हिस्सा ऐसा है, जो ये इधर वाला हिस्सा आपको दिख पा रहा है, जो ईस्ट वाला पार्ट है, ये लगातार इस अफ्रीका से दूसरी तरफ को ये जो है डाइवर्जेंट होता जा रहा है, यानी कि इन दोनों में एक तरीके से डिवीज़न पैदा होता जा रहा है। और आने वाले कुछ करोड़ों सालों में ये वाला जो हिस्सा आपको दिखाई पड़ रहा है ये अफ्रीका से अलग होकर के एक नया महाद्वीप बन जाएगा। तो अभी क्या है कि जैसे जैसे अफ्रीका लगातार जो है ऐसे उसमें डिवीज़न पैदा होता जा रहा है, तो उसके बीच में कुछ डिप्रेशंस बनते जा रहे हैं। डिप्रेशंस मतलब धसी हुई भूमि। तो जो वो धसी हुई भूमि है उसमें वर्षा का पानी या आसपास की जो रिवर्स है, जो माउंटेन से होकर के आ रही हैं, उन रिवर्स का पानी आकर के उनमें जमा होता रहता है। तो उसके कारण इस वाले जोन में ही मैक्सिमम जो आपको दिखाई पड़ेंगी, मैक्सिमम झील जितनी भी हैं सारी की सारी इसी वाले हिस्से में हैं। यानी कि हम यहाँ पर देखेंगे कि अफ्रीका में जब कोई भी क्या होता है कि प्लेट डाइवर्जेंट जब होता है, डाइवर्जेंट मोमेंट प्लेट में, तो जब प्लेट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जा रही होती है, तो लगातार जैसे मान लीजिए ये प्लेट है कोई, ये प्लेट क्या होगा कि ये बीच में से टूट करके अलग अलग डायरेक्शन में जब जाएगी तो एक हिस्सा इस टाइप से बन जाएगा यहाँ पर। तो जो ये हिस्सा बनता है इसमें पानी इकट्ठा हो जाता है, इसी को ही हम क्या बोल देंगे, इसको लेक कह देते हैं। लेकिन ये जो लेक होती है, लेक होती है किस टाइप की, रिफ्ट वाली जो है ये लेक होती है। अब जिस जगह पर ये रिफ्ट बनता है इसको हम भ्रंश कहते हैं हिंदी में। जिस जगह पर ये भ्रंश बनता है या इसको फोल्ट भी कह सकते हैं, तो उस जगह पर होता क्या है कि नीचे से मैग्मा ऊपर भी आता रहता है कभी कभी। तो जब नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पर आपको वोल्केनिक इरप्शंस भी दिखाई पड़ेंगे। तो अफ्रीका के संदर्भ में अगर बात करें तो अफ्रीका में क्या है कि जितनी भी ये जो झीलें हैं जो भ्रंश के आसपास में बन रही हैं, इनको हम लगभग सभी को ही ज्वालामुखीय झील कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जितनी भी आपको झीलें दिखाई पड़ रही हैं वो ज़्यादातर कैसी हैं, ज्वालामुखी झील। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो लगभग 80% से ज़्यादा जो झीलें यहाँ पर मौजूद हैं वो ज्वालामुखीय झील है। ज्वालामुखी झील क्यों कहा गया इनको, क्योंकि ये रिफ्ट में बन रही है, और रिफ्ट किसके कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिज्म के कारण। और प्लेट टेक्टोनिज्म में जो एक इम्पोर्टेंट जो इसका एक परिणाम होता है, एक कॉन्सिक्वेंस होता है, वो क्या होता है, ज्वालामुखी। तो जब भी प्लेटों में मूवमेंट होगा तो ज्वालामुखी पैदा होगा, और ज्वालामुखी के पैदा होने के साथ साथ में अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप भी आएंगे। और भूकंप के आने के साथ साथ में कभी कभी मिट्टी का धसाव हो जाता है, मिट्टी कभी कभी सप्रेस कर जाता है उसका कुछ पार्ट, जहाँ पर फिर उस धसे हुए भाग में अलग अलग जो है पानी जमा होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि उस वहाँ पर एक लेक का निर्माण हो जाएगा, एक झील का निर्माण हो जाएगा। तो अफ्रीका की जो ईस्टर्न साइड है ये वाली, ये सभी की सभी जो जितनी भी झीलें हैं यहाँ पर, इनमें मैक्सिमम जो झीलें हैं वो अफ्रीका की रिफ्ट वैली या रिफ्ट घाटी का हिस्सा है। इसको हम बोल देते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी। तो ये जो झीलें आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं, इनमें से कौन कौन सी झीलें अफ्रीका की रिफ्ट वैली में आएंगी उनको हम धीरे धीरे आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो ये सभी के सभी झीलें अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेक विक्टोरिया की, यानी कि विक्टोरिया झील की। जो ये विक्टोरिया झील है ये अफ्रीका की बहुत इंपॉर्टेंट झील है, और साथ ही साथ में इसका वर्ल्ड में भी बहुत बड़ा महत्व है। वो महत्व कैसे कैसे है तो हम बात करते हैं पहले लेक विक्टोरिया के बारे में। कुछ पॉइंट्स यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट है। पहला पॉइंट तो ये है कि ये अफ्रीका की सबसे लार्जेस्ट है, यानी कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील इसको माना जाता है। लेकिन अगर बात करते हैं हम वर्ल्ड की, तो वर्ल्ड में ये वाली जो झील है वो आती है
थर्ड पोजीशन पर, यानी कि तीसरे नंबर पर आती है। क्योंकि पहले पोजीशन पर आपको पता है कि हमने पढ़ा था कैस्पियन के बारे में, आपको अगर याद हो। कैस्पियन सी कहाँ की झील है? ये एशिया की झील है, जो कि खारे पानी की झील है। जो दूसरे वाली मैंने आपको बताया था वो था लेक सुपीरियर, अभी उसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे। यानी कि सुपीरियर झील जो कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की है, ये एशिया वाली है ऊपर वाली। तो ये दो वर्ल्ड की सबसे बड़ी झीलें हैं। और तीसरी जो सबसे बड़ी झील है वो कौन सी है? वो लेक विक्टोरिया है। दूसरी अगर इसकी हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप लोग इस लेक विक्टोरिया में एक बात और भी ध्यान रखनी है कि जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बहुत सारे झीलें ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है, यानी कि अफ्रीका की महान भ्रंश घाटी का हिस्सा है। लेकिन जो ये लेक विक्टोरिया है ये उसका हिस्सा नहीं है, ये उससे हट करके है। तो आप नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये लिख सकते हैं कि जो लेक विक्टोरिया है ये रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। तो ये रिफ्ट वैली का हिस्सा नहीं है। फिर अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसी के बारे में लेक विक्टोरिया के, तो जैसे आप लोग यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से एक रिवर जो है यहाँ से इमर्ज कर रही है, यानी कि निकल रही है। तो जो ये रिवर है, जो ये नदी है, उसका नाम क्या है? वाइट नाइल। इसको हम बोल सकते हैं श्वेत नील। तो वाइट नाइल का क्या है? ये सोर्स है, सोर्स ऑफ वाइट नाइल, यानी कि श्वेत नील नदी का स्रोत, नील नदी का स्रोत है कौन सी वाली झील? ये वाली आपकी लेक विक्टोरिया की जो झील है। तो एक इसकी ये खास बात हुई। उसके अलावा इसमें एक इम्पोर्टेंट और भी आप चीज़ यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर 3 लाइंस बना रखी हैं, इमेजिनरी लाइन्स हैं ये। आप लोग सभी के सभी जानते होंगे, अगर आपने अक्षांश वाली वीडियो देखी है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ पर यहाँ पर लाइन ऑफ कैंसर है, इसको हम कर्क रेखा भी कह देते हैं। फिर यहाँ पर ये 0 डिग्री पास हो रहा है यहाँ से, तो इसको क्या बोलते हैं? हम इक्वेटर कह देते हैं। इक्वेटर के लिए हिंदी में शब्द विषुवत रेखा भी है, और इसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे 23.5 डिग्री साउथ में यहाँ पर लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न है, यानी कि मकर रेखा भी इसको कहा जा सकता है। अब आप लोगों को मैंने कल वाली वीडियो में एक बात भी बताई थी कि अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ये तीनों की तीनों लाइंस क्या कर रही हैं? पास कर रही हैं, पूरे के पूरे उससे पास थ्रू कर रही हैं। तो लेक विक्टोरिया से आप देख पा रहे होंगे कि कौन सी रेखा गुजर रही है यहाँ से। आपको ये लेक विक्टोरिया दिख रही है यहाँ पर, और ये इक्वेटर है, यानी कि इक्वेटर क्या करती है? इक्वेटर यहाँ से पास करती है। तो आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हो कि जैसे कि इक्वेटर पासिस थ्रू दिस लेक, यानी कि इस झील से भूमध्य रेखा पास करती है। पास करती है मतलब गुजरती है, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। लेक विक्टोरिया के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात आपको और भी याद रखनी है कि ये 3 प्रमुख देशों से होकर के गुजरती है। 3, या ऐसा कह सकते हैं कि 3 प्रमुख देशों के साथ में क्या करती है? ये बॉर्डर को अपने शेयर करती है। जैसे कौन कौन से देश हैं यहाँ पर? पहला जो देश है यहाँ पर उसका नाम है तंजानिया। तो पहले देश का नाम क्या है यहाँ पर? तंजानिया है। दूसरा, फिर आप जैसे ऊपर की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर तो एक प्रमुख देश है जिसका नाम है युगांडा। दूसरा जो प्रमुख देश है यहाँ पर उसका नाम क्या है? युगांडा। फिर ठीक आप थोड़ा सा तंजानिया के ऊपर इस साइड में यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एक प्रमुख देश है जिसका नाम है केन्या। तो 3 प्रमुख देश है जिनके साथ में बॉर्डर शेयर करती है कौन सी? विक्टोरिया झील जो है, लेक विक्टोरिया, इनके साथ में क्या बनाती है? बॉर्डर बनाती है। तो इसलिए ये बात भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पेपर में कई बार ये पूछा भी जा चुका है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली जो लेक है हमारी उसके बारे में। तो पहली लेक हमने यहाँ पर पढ़ ली है कौन सी? विक्टोरिया। दूसरी जो इम्पोर्टेंट लेक है वो कौन सी है? लेक टेंगानाइका। इसको हम क्या बोलते हैं? लेक टेंगानाइका बोलते हैं इसको। तो अगर हम बात करते हैं लेक टेंगानाइका के बारे में तो इसकी कुछ बातें हैं। जैसे पहली इम्पोर्टेंट बात इसकी क्या है कि ये एक पार्ट है किसका? इस रिफ्ट वैली का ही। देखो मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि ये अफ्रीका है, पूरा पूरा महाद्वीप। अफ्रीका में क्या हो रहा है कि भ्रंशन की प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से अफ्रीका ऐसे टूट रहा है, और आने वाले कुछ करोड़ साल के बाद में ये पोर्शन यहाँ से टूट करके अलग हो जाएगा, और ये आपको ऐसे दिखाई पड़ेगा। फिर ये पूरा पूरा महाद्वीप क्या हो जाएगा? अफ्रीका से अलग हो जाएगा। तो अभी क्या है कि ये लगातार यहाँ पर इनमें डिवीज़न पैदा होता जा रहा है। तो इस डिवीज़न में छोटे छोटे से जो भाग भी बन जाते हैं जिनमें बीच बीच में पानी इकट्ठा होने की वजह से क्या बन जाती है? बहुत सारी झील बन जाती है। और इसी प्रकार की झील को हम क्या बोल देते हैं? रिफ्ट टाइप की लेक बोल देंगे।
यानी कि इसको क्या बोलेंगे हम, रिफ्ट लेक्स बोल सकते हैं इसको। और ये रिफ्ट किसका है, आपको पता है अफ्रीका का रिफ्ट है। इसको हम इसीलिए बोलते हैं ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट, क्योंकि ये बहुत बड़ा जो है रिफ्ट है। आप इसको अगर देखेंगे तो ये यहाँ से शुरू हो रहा लेक मलावी से, और यहाँ से बढ़ता 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 एशिया का देश पड़ता है जॉर्डन यहाँ पर, जहाँ पर डेड सी है, अगर आपको याद हो तो डेड सी तक जो जिसकी गहराई है -396.4 मीटर के आसपास में गहरा है। 396.4 मीटर गहरा है ये लगभग। मैंने आपको ये भी बताया था कि कॉन्टिनेंट पे सबसे लोवेस्ट पॉइंट है ये जो एशिया में पड़ता है। तो ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हिस्सा है सारा का सारा किसका है, रिफ्ट वैली का है इसका। तो अगर हम इसकी बात करते हैं लेक टेंगानाइका की, तो ये क्या है कि ये एक पार्ट है किसका, पार्ट ऑफ अफ्रीकन रिफ्ट वैली। दूसरी इसकी खास बात क्या है, दूसरी इसकी खास बात यह है कि अफ्रीका की सबसे जो बड़ी झील है वो तो है विक्टोरिया झील, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो कौन सी है, सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट जो है, या सेकंड लार्जेस्ट लिखेंगे सिर्फ यहाँ पर, सेकंड लार्जेस्ट लेक जो है अफ्रीका की वो कौन सी है, लेक टेंगानाइका है। तीसरी बात इसकी क्या है खास, कि ये सेकंड डीपेस्ट लेक भी है ऑफ वर्ल्ड, यानी कि ये विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। और आपको जैसे हमने पहले डिस्कस भी किया है क्लास में एशिया वाली में, तो दुनिया की सबसे गहरी झील कौन सी है, यानी कि यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ कि फर्स्ट नंबर पर कौन सी है, तो आपको पता है लेक बाइकाल है। बाइकाल कहाँ पर पड़ती है, साइबेरिया में पड़ती है, और साइबेरिया कहाँ पर पड़ रहा है, रशिया में, और रशिया कहाँ पर है अल्टीमेटली, एशिया में है। तो दुनिया की सबसे गहरी झील कहाँ पर है, एशिया में। लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे गहरी झील जो है जिसका नाम है लेक टेंगानाइका, वो कहाँ पर पड़ रही है, वो पड़ रही है आपके अफ्रीका में। तीसरी जो प्रमुख लेक है अफ्रीका महाद्वीप की, उसका नाम है लेक मलावी। लेक मलावी, आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है कि लेक मलावी और लेक नियासा एक ही झील को कहते हैं। इसको एक को क्यों कहते हैं, क्योंकि जो उसका नॉर्दर्न पार्ट है वो लेक नियासा के नाम से जाना जाता है, जो सदर्न पार्ट है इसका यानी कि दक्षिणी वाला हिस्सा है वो मलावी के नाम से जाना जाता है। मलावी के नाम से इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर मलावी नाम का एक देश भी पड़ता है। तो हम बात करते हैं अब लेक नियासा की, जिसका दूसरा नाम लेक मलावी भी है। तो लेक मलावी भी इसको कह देंगे और लेक नियासा भी इसी को कह देंगे। इसकी खास बात क्या है कि पहली बात तो आप इसको देख रहे होंगे कि ये भी उसी हिस्से में है, किस हिस्से में है, कि ये भी रिफ्ट वैली का पार्ट है। रिफ्ट वैली का क्या है, ये भी पार्ट है। तो अगर ये रिफ्ट वैली का पार्ट है तो जाहिर सी बात आप ये भी समझ पा रहे होंगे कि ये एक वोल्केनिक एक लेक है, यानी कि एक ज्वालामुखी झील है। तो ज्वालामुखी झील क्यों है ये, क्योंकि ये किस में पड़ रही है, अफ्रीका की महान बरंस घाटी में ये मौजूद है। दूसरी इसकी जो सबसे खास बात है नियासा की, वो क्या है कि ये जो है अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील मानी जाती है, यानी कि थर्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील कौन सी है, वो है लेक नियासा। जो ये लेक नियासा है ये 3 देशों के साथ में बॉर्डर को शेयर करती है। अब 3 देश कौन कौन से हैं, जैसे यहाँ पर पहला देश का तो आपको पता ही है कि पहला तो हो गया कौन सा, मलावी। मलावी के ठीक आप जैसे ईस्ट साइड में बढ़ोगे तो यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मोजाम्बिक, उसका नाम है मोजाम्बिक। तो दूसरा देश कौन सा हो गया यहाँ पर, मोजाम्बिक हो गया। मोजाम्बिक के ठीक तो जैसे ही हम थोड़ा सा इसमें ऊपर की ओर बढ़ेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको पता है कि हमने पहले भी डिस्कस किया था तंजानिया के बारे में, जहाँ का एक प्रसिद्ध माउंटेन है माउंट किलिमंजारो। तो तीसरा जो देश है यहाँ पर वो कौन सा है, तंजानिया। तीसरा देश कौन सा है, तंजानिया। यानी कि लेक मलावी, मलावी में, मोजाम्बिक में और तंजानिया में, 3 देशों में ये अपनी सीमा को टच करती है। चौथी जो प्रमुख झील है उसका नाम है लेक करीबा। तो अगर बात करते हैं लेक करीबा की, तो आप देख रहे हैं कि पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में जितनी भी मैंने लेक्स बनाई हैं यहाँ पर फिगर में, जितनी भी इंडिकेट की है ये आप इलस्ट्रेशन से समझ पा रहे होंगे, तो इसमें सबसे साउथ वाले पार्ट में यानी कि सदर्न मोस्ट वाले पार्ट में है ये, यानी कि सबसे दक्षिणी भाग में है पूरे पूरे अफ्रीका के। तो अगर हम बात करते हैं लेक करीबा की, तो करीबा की कुछ खास बातें हैं। पहली खास बात तो ये क्या है कि ये सदर्न मोस्ट लेक है ऑफ अफ्रीका, यानी कि अफ्रीका की सबसे दक्षिण में स्थित झील है। पहली बात इसकी ये। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये मैन मेड है, यानी कि ये कृत्रिम झील इसको कहा जा सकता है। कृत्रिम झील का मतलब है कि जिसे इंसानों ने खुद से बनाया हो।
आप इसको देख भी रहे होंगे कि इस लेक से होती हुई एक नदी बह रही है प्रसिद्ध, जिसका नाम है जाम्बेजी। तो आप कह सकते हो कि जाम्बेजी जो रिवर है, जाम्बेजी रिवर जो है ये क्या करती है, फ्लोज थ्रू द रीजन ऑफ लेक करीबा। तो करीबा झील के क्षेत्र से होकर के गुजरती है कौन सी नदी, जाम्बेजी नदी। अब बात करें अगर जाम्बेजी नदी की, तो जाम्बेजी से ही एक नाम और निकल करके आता है सामने, जिसका नाम है जाम्बिया। तो अगर हम बात करें कि करीबा झील कहाँ पर मौजूद है, तो कहाँ पर मौजूद है, जाम्बिया नाम के देश में मौजूद है। और इसी जाम्बिया में एक प्रसिद्ध नदी है जिसका नाम है जाम्बेजी। आगे डिस्कस करेंगे कि ये आकर के मोजाम्बिक चैनल में यहाँ पर गिर रही है, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। जब नदियों को पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे इस चीज़ को। अब एक बात आपको और भी यहाँ पर ध्यान रखनी है जाम्बेजी की, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये मैन मेड लेक है, और मैन मेड लेक को हम सिंपल भाषा में डैम भी कह देते हैं। डैम तो आप समझ ही पा रहे होंगे, बहुत सारे डैम हैं। तो डैम में होता क्या है कि डैम में दो काम के लिए हम डैम को बनाते हैं। पहला काम तो क्या होता है, इरिगेशन यानी कि सिंचाई कार्य के लिए। दूसरा कार्य जो होता है वो हम करते हैं कौन सा, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए, यानी कि जल विद्युत के लिए। तो इस करीबा झील की खास बात क्या है कि ये अफ्रीका की अगर बात करते हैं, अफ्रीका में सबसे ज़्यादा जो बिजली का उत्पादन होता है जल विद्युत का, यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वो कौन सी जो झील के पास होता है, लेक करीबा। तो आप पॉइंट को इसको ऐसे लिख सकते हो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को क्या बोलते हैं, जल विद्युत कहते हैं। कहाँ पर है हो रही है, इन अफ्रीका। तो ये कुछ पॉइंट्स थे किसके बारे में, करीबा झील के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर लेक टाना के बारे में। तो जो ये लेक टाना है, इसको लेक ताना भी कह देते हैं कभी कभी। लेक टाना भी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी जाती है। 5वें नंबर पर इसको ले लेते हैं हम, ये 4थे नंबर पर हमने ली थी। लेक टाना की अगर बात करते हैं तो पहला पॉइंट उसका भी यही निकल करके आएगा कि इट इज़ ऑल्सो ए पार्ट ऑफ रिफ्ट वैली। और ये रिफ्ट वैली यानी कि ये भ्रंश घाटी कहाँ की है, इसको क्या कहते हैं हम, भ्रंश घाटी कहते हैं हिंदी में। ये भ्रंश घाटी कहाँ की है, अफ्रीका की है। तो ये किसका पार्ट है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। दूसरी खास बात क्या है कि ये सोर्स है, सोर्स किसका है, सोर्स ऑफ ब्लू नाइल, यानी कि नीली जो नील नदी है, नीली जो नील नदी है वो कहाँ से उसका उद्गम होता है, कहाँ से इमर्ज करती है, वो इस लेक टाना से करती है। अब देखिए यहाँ पर आप इसको भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर लेक विक्टोरिया है, यहाँ से वाइट नील निकली, इस लेक टाना से ब्लू नील निकली, और ये आकर के यहाँ पर एक प्रसिद्ध शहर है जिसका नाम है खार्तूम। खार्तूम, खार्तूम एक देश है सूडान, जहाँ पर ये मौजूद है। तो ये सूडान में आकर के आपस में मिल जाती है खार्तूम नाम की जगह पर। और फिर ये जब आगे बढ़ती हुई निकलती है तो यहाँ पर इजिप्ट में, आपको मैं 5 के बाद में 6ठे नंबर पर ये भी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर जा कर के फिर आपको एक झील दिखाई पड़ेगी जो इसके रास्ते में आती है। इसके रास्ते में कैसे, जैसे नदी जा रही है यहाँ पर, तो क्या होता है कि इसका पानी एक जगह पर रोक करके यहाँ पर बड़ा सा एक डैम बना दिया। और बड़ा सा अगर डैम बना दिया है तो जाहिर सी बात है कि वो डैम कैसा होगा, यानी कि ये जो झील है यहाँ पर, ये भी कैसी है, ये भी मैन मेड है, यानी कि मानव द्वारा निर्मित झील है यहाँ पर। कौन सी, लेक नसीर। और यहाँ पर आकर के फिर यहाँ से फ्लो करके ये मेडिटेरेनियन सी यानी कि भूमध्य सागर में ये गिर जाती है। तो लेक टाना के बारे में इतना ही। बात करें अगर लेक नसीर की, तो लेक नसीर को मैंने आपको बताया है कि ये मैन मेड है, और क्या है कि कहाँ पर पड़ रही है ये बेसिकली। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर है अपना जो इजिप्ट है, इजिप्ट। लेकिन एक बात इसमें और भी ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा बॉर्डर शेयर करती है किसका, जो इसके ठीक नीचे देश है कौन सा है, वो सूडान। तो लेक नसीर के बारे में 2 बातें और ध्यान रखनी है कि एक तो ये इजिप्ट में है, मोस्टली कहाँ पर है, ये इजिप्ट में, लेकिन कुछ पार्ट इसका कहाँ पर है, सूडान में। और सूडान की भी अगर बात कर ले, आजकल सूडान भी 2 हो चुके हैं, एक नॉर्दर्न सूडान, एक सदर्न सूडान, यानी कि उत्तरी वाला जो सूडान है उसका पार्ट ये क्या करती है, उसका बॉर्डर शेयर करती है लेक नसीर। अगली प्रसिद्ध जो लेक है उसका नाम है लेक चाड। इसको क्या कहते हैं हम, चाड झील, चाड झील। तो बात करें अगर हम चाड झील की, तो चाड झील आपको पता है कि कौन से देश में होगी, जिस पर इसका नाम है, यानी कि कंट्री कौन सी है, वो कंट्री भी कौन सी है, चाड ही है। चाड का कौन सा पार्ट है ये भी आपको ध्यान रखना है, नॉर्थ वाला पार्ट है, यानी कि उत्तरी चाड में पड़ती है।
अब क्या है कि ये एक टाइप की, अगर इसकी बात हम करते हैं तो यहाँ पर ये पूरा पूरा जो जोन है, पूरा क्षेत्र है, ये सहारा मरुस्थल का है। तो कहाँ का है ये? सहारा डेजर्ट में पड़ती है ये, यानी कि सहारा मरुस्थल में पड़ती है। आप सभी जानते भी हैं कि सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, उष्ण वाला, यानी कि जो ट्रॉपिकल डेजर्ट है सबसे बड़ा कौन सा है? सहारा है। दूसरी खास बात क्या है कि इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी कि जनघनत्व भी विश्व के सभी जो मरुस्थल है उनमें सबसे कम है। कुछ बातें मैं लिख देता हूँ यहाँ पर इसके बारे में। एक तो क्या है, ये वर्ल्ड का बिगेस्ट या लार्जेस्ट डेजर्ट है। दूसरा, इसकी अगर बात करते हैं हम पॉपुलेशन डेंसिटी की, इसको हम जनघनत्व कह देते हैं, वो इसका क्या है? सबसे कम है। जबकि जो हमारे ही देश का थार है, जो भारत में और पाकिस्तान में पड़ता है, थार में जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो विश्व में सबसे ज़्यादा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। इसका मतलब ये है कि इतने क्षेत्र में इसमें 4 लोग रह रहे हैं और इतने ही क्षेत्र में दूसरी जगह पर 10 लोग रह रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल तो सेम है दोनों का, लेकिन लोगों की संख्या ज़्यादा कहाँ पर है? वो इस वाले क्षेत्र में है। इसका मतलब यहाँ पर पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वो क्या है? ज़्यादा है, जबकि यहाँ पर पॉपुलेशन की डेंसिटी कम है। अब अफ्रीका का इतने बड़े क्षेत्र पर फैला हुआ जो ये सबसे बड़ा मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल, इसमें लोग काफ़ी दूर दूर पर रहते हैं, इसीलिए इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे क्या है? कम है। अब मैंने ये बातें यहाँ पर इसलिए डिस्कस की ताकि आपको थोड़ा सा पता चले इसके बारे में, लेक चार्ड के बारे में, कि लेक चार्ड जो है ये सहारा मरुस्थल में पड़ती है। और सहारा मरुस्थल में, अगर मरुस्थल में कहीं पर जो है झील वील हो तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी बात मानी जाती है। और अच्छी बात इसलिए भी मानी जाएगी चार्ड के बारे में क्योंकि ये बिगेस्ट लेक है, बिगेस्ट लेक ऑफ सहारा डेजर्ट, यानी कि सहारा मरुस्थल की सबसे बड़ी क्या है? ये झील है, लेक चार्ड। तो लेक चार्ड के बारे में इतना है। लेकिन एक बात और भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप सोच रहे होंगे कि ये मरुस्थल में है तो यहाँ पर पानी कहाँ से इकट्ठा हो रहा? तो पानी के का जो है यहाँ पर सोर्स है, कुछ नदियाँ हैं छोटी छोटी, जिनमें एक प्रमुख नदी है जिसका नाम है चारी। तो एक चारी रिवर है, वो मैं मैप में नहीं लिख पाया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चारी रिवर क्या करती है? ड्रेन करती है कहाँ पर? इट ड्रेन इनटू लेक चार्ड, यानी कि ये चार्ड झील में आकर के गिरती है और यही इसको पानी सप्लाई करती है। और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, कुछ सहायक नदियां हैं और भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स है जहाँ से पानी आ करके इस वाली झील में जमा होता रहता है। अगली जो झील है उसका नाम है लेक वोल्टा। लेक वोल्टा जो झील है, इसी लेक वोल्टा झील से एक वोल्टा नाम की नदी भी निकलती है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है कि लेक वोल्टा जो झील है ये अफ्रीका के घाना नामक देश में पड़ती है। एक घाना देश है यहाँ पर जहाँ पर ये वाली झील पड़ती है। इसी झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम भी क्या है? वोल्टा ही है। अब ये वोल्टा नदी आकर के नीचे कहाँ पर गिर जा रही है? यहाँ पर ये पूरा पूरा अटलांटिक ओशियन का हिस्सा है, यानी कि अटलांटिक महासागर में आकर के गिरती है। अब बात करें अगर लेक वोल्टा की, तो लेक वोल्टा भी कैसी लेक है? ये भी मैन मेड लेक है, यानी कि एक कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब है कि जिसको बनाया गया होता है सिंचाई के उद्देश्य से या हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जल विद्युत के उत्पादन के लिए जिसको बनाया जाता है। तो लेक वोल्टा भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घाना की है। और वोल्टा जो नदी है वो भी प्रसिद्ध नदी कहाँ की है? घाना की है। ये घाना वही है जहाँ पर जो प्रसिद्ध है किसके लिए? गोल्ड के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि सोने के क्या है यहाँ पर? डिपॉजिट से बहुत सारे भंडार हैं यहाँ पर सोने के। नेक्स्ट वाली जो झील है, प्रसिद्ध झील है, उसका नाम है लेक असल। लेक असाल भी इसको कह देते हैं, यानी कि असाल झील। असाल झील कहाँ पर पड़ती है? जिबूती में पड़ती है। ये कौन सा महाद्वीप, कौन सा देश है? जिबूती। जिबूती यहीं पर ही पड़ता है जहाँ पर ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका के नाम से जो जाना जाता है, सोमालिया वाला रीजन, ये इथोपिया वाला रीजन और ये जिबूती वाला रीजन। तो ये जो जिबूती है, जिबूती में पड़ती है लेक असल। लेक असल की गहराई कितनी है? -156 मीटर के आसपास। यहाँ पर हम माइनस को सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि इससे इंडिकेशन मिलता है गहराई का, बात जब डीपेस्ट की हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं जैसे माउंट एवरेस्ट के बारे में लिखता हूँ तो उसकी हाइट हम ऐसे लिखेंगे। इसका मतलब क्या है कि प्लस है तो इसका मतलब है ऊपर जाना, और नेगेटिव अगर लिखा हुआ जैसे मृत सागर का भी मैंने लिखा था, इसका मतलब है कि नीचे, यानी कि गहराई की बात हो रही है। यहाँ पर हाइट की बात हो रही है और यहाँ पर उसकी डेप्थ की यानी कि गहराई की बात हो रही है। अब जो लेक असल है, इसकी खास बात ये है कि ये अफ्रीका का लोवेस्ट पॉइंट है। ये अफ्रीका महाद्वीप का लोवेस्ट पॉइंट है, यानी कि निम्नतम बिंदु है। तो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे जो ऊंचा बिंदु है वो यहाँ पर आपके तंजानिया में पड़ने वाला जो किलिमंजारो पर्वत था,
और जो सबसे जो गहरा पॉइंट है वो कौन सा है, वो लेक असाल है, कहाँ की, जिबूती वाली। यहाँ पर ही साथ में बात करते हैं लेक तुर्काना की। देखिए बेसिकली जाने जाते हैं लेक तुर्काना के नाम से, लेकिन इसको कभी कभी लेक रुडोल्फ के नाम से भी जानते हैं, यानी कि तुर्काना झील या रुडोल्फ झील। आपको 90% केसेस में इसका नाम क्या देखने को मिलेगा, तुर्काना झील। तुर्काना झील के बारे में अगर कुछ बातें करें हम यहाँ पर, तो पहली बात तो ये है कि ये रिफ्ट वैली का हिस्सा है। अफ्रीका की जो महान भ्रंश घाटी है, ये उसका क्या है, एक प्रमुख हिस्सा है लेक जो तुर्काना है। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि ये जो झील है यहाँ पर कौन सा देश है ये, अगर आप इसको जो है गौर से देख पा रहे होंगे, तो ये देश जो है आपका, ये देश कौन सा पड़ता है, ये है तंजानिया के ठीक ऊपर, यानी कि केनिया। कौन सा देश है ये, केनिया। तो कौन से देश में पड़ती है ये, केनिया नाम के देश में पड़ती है। मैंने आपको माउंट केनिया के बारे में भी बताया था, जो अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी थी। अगली एक प्रमुख झील और भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, जिसका नाम है लेक एडवर्ड, यानी कि एडवर्ड झील। ये वाली जो छोटी झील आपको दिख रही है, जो ये छोटी सी झील है यहाँ पर, जब हम लेक विक्टोरिया पढ़ रहे थे तो आपने देखा था कि उसका एक प्रमुख देश इधर युगांडा भी है, जो बॉर्डर शेयर करता है। और फिर अफ्रीका के यहाँ पर मध्य में बहुत बड़ा देश है कोंगो जायरे, जिसका नाम है। तो लेक एडवर्ड के बारे में अगर कुछ बातें की जाए, तो पहली बात तो यही है कि ये दो देशों के साथ में बॉर्डर शेयर करती है। एक तो कोंगो है, जिसको हम रिपब्लिक ऑफ कोंगो भी कहते हैं, या इसका ही नाम है कोंगो जायरे, पूरा नाम इसका कोंगो जायरे है। और दूसरा जो देश है यहाँ पर वो कौन सा है, वो युगांडा नाम का देश है। तो लेक एडवर्ड दो देशों में पड़ती है और दोनों के साथ में ये बॉर्डर शेयर करती है, कोंगो और युगांडा के साथ में। जो हमारी प्रमुख झील है उसका नाम है लेक मावेरू। क्या नाम है इसका, लेक मावेरू। तो जो मावेरू झील है, ये मावेरू झील के बारे में भी दो बातें हैं जो प्रमुख है। एक तो आपको पता है कि जाम्बेजी रिवर के आसपास में है, तो कौन सा देश होगा यहाँ पर, आपको पता है कि जाम्बिया तो होगा ही होगा, यानी कि जाम्बिया से तो बॉर्डर शेयर कर ही रही है। साथ ही साथ में इस क्षेत्र में जो अभी मैंने एक देश का नाम लिया है, काफ़ी बड़ा देश है, जिसका नाम क्या है, कोंगो। तो दो प्रमुख देश है, जाम्बिया और कोंगो, जिनकी बॉर्डर को क्या करती है, ये शेयर करती है। पूरा नाम क्या है इसका, कोंगो जायरे, यानी कि इनके साथ में ये बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि सीमा साझा करती है इन देशों के साथ में। ऐसी एक झील यहाँ पर आपको लेक एल्बर्ट दिख रही होगी। तो एल्बर्ट झील जो है ये भी क्या है कि यहाँ से वाइट जो नाइल है, ये वाली जो नीली नदी है, नील नदी, ये जब यहाँ विक्टोरिया से निकल करके जाती है तो यहाँ से पास होती है इस लेक एल्बर्ट से। तो लेक एल्बर्ट इस इक्वेटर के उत्तर में पड़ रही है, नॉर्थ साइड में, जबकि लेक विक्टोरिया का जो अधिकांश पार्ट है वो साउथ में पड़ता है, किसके, इक्वेटर के। हालांकि इक्वेटर इसके नॉर्थ मोस्ट जो पार्ट है यहाँ से, वहाँ से टच करके गुजरती है। तो प्रिय दोस्तों, ये कुछ यहाँ की झीलें थी अफ्रीका की, और उम्मीद है कि आपको समझ में अच्छे प्रकार से आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका की प्रमुख जो नदियाँ हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट रिवर है पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, वो कौन सी रिवर है, नील नदी। तो हम बात कर रहे हैं नाइल रिवर की। अब नाइल रिवर के बारे में कुछ बेसिक बातें हमने कर ली है ऑलरेडी। उनमें से कौन कौन सी बातें खास है, जैसे अब इसकी एक मैं छोटा सा मैप बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको ये समझ में अच्छे से आ जाए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लेक विक्टोरिया है, यानी कि विक्टोरिया नाम की झील है जो आपको यहाँ पर दिखाई भी पड़ रही है। इससे क्या हुआ कि ये नदी निकली, ये जो नदी यहाँ से निकली, ये निकली वाइट नाइल के नाम से, वाइट नाइल के नाम से, यानी कि श्वेत जो नील नदी है। यहाँ पर दूसरी जगह पर ही एक थी लेक टाना, यानी कि टाना मतलब टाना झील जो है अफ्रीका की जो ग्रेट रिफ्ट वैली का हिस्सा है। मैंने आपको बताया कि विक्टोरिया उसका हिस्सा नहीं है, महान भ्रंश घाटी का हिस्सा नहीं है, जबकि ये है। और यहाँ से कौन सी नदी निकली, यहाँ से भी नील का ही पार्ट निकला, लेकिन इसको हम किस नाम से जानते हैं, ब्लू नाइल के नाम से। अब जैसे ही आगे बढ़ी, यहाँ पर आकर के इस खार्तूम नाम के शहर में, खार्तूम नाम के इस शहर में जो कहाँ पर पड़ता है, सूडान में, ये आपस में मिल गई। और फिर यहाँ से आते आते यहाँ पर रास्ते में इसके कौन सी पड़ी, लेक नसीर पड़ी। तो लेक नसीर यहाँ पर पड़ी, और उसके बाद में आकर के ये गिर गई यहाँ पर, कहाँ पर, मेडिटेरेनियन सी में, यानी कि भूमध्य सागर में। इसको क्या कहते हैं, भूमध्य सागर कहते हैं। तो ये निकली कहाँ से, लेक विक्टोरिया से, और अल्टीमेटली आकर के कहाँ पर ड्रेन किया इसने, भूमध्य सागर में। तो इसमें ये कन्फ्यूजन में नहीं आना है आप लोगों को कि ये इसका उद्गम कहाँ से हो रहा, कि आप इसका उद्गम यहाँ से मानेंगे कि यहाँ से मानेंगे।
तो जो मेन है इन दोनों में वो कौन सी है, वो वाइट नील है, क्योंकि इसी की लंबाई भी ज़्यादा है, जबकि ये तो बाद में आकर के इससे क्या होती है, इससे जोड़ती है। तो पहला पॉइंट तो उसका खास ये आप लोग समझ गए होंगे। दूसरी चीज़ आपको ये भी देखनी है कि जैसे मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि लेक विक्टोरिया है, तो यहाँ पर बहुत सारे देश भी पड़ रहे हैं। यहाँ पर तंजानिया है, इथोपिया है, युगांडा है, बुरुंडी है। तो कुछ ऐसे देश हैं यहाँ पर प्रमुख प्रमुख जिनसे ये होकर के गुजरती है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो नील नदी है, नील नदी दुनिया की सबसे क्या है, लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी है तो इसके आसपास में बहुत सारे क्या होंगे, बहुत सारे देश भी होंगे जहाँ जहाँ से होकर के गुजर रही है। देखिए कोई भी नदी जब बनती है, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि ये नील नदी है, तो नील नदी का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्लू नाइल, वो तो हमने यहाँ पर चलो मान लिया, जोड़ दिया उसको। लेकिन होता क्या है ना कि छोटी छोटी सी ट्रिब्यूटरीज आकर के इसमें मिलती रहती है, मिलती रहती है, और बाद में फिर ये बड़ी जो है नदी बनती चली जाती है। जैसे हमारे देश में गंगा है, गंगा जब शुरुआत में निकलती है अलकनंदा के रूप में तो बहुत छोटी सी नदी होती है, स्ट्रीम की फॉर्म में, धारा की फॉर्म में निकलती है। लेकिन बाद में आकर के कहीं उसमें भागीरथी ऐड हो जाएगी, कहीं उसमें रामगंगा, कहीं उसमें कोसी, कहीं उसमें गंडक, कहीं उसमें घग्गर, कहीं उसमें जो यमुना, इधर से कहीं उसमें सोन, कहीं उसमें हुगली, उधर से आकर फिर ब्रह्मपुत्र। इतनी सारी नदियाँ जब मिल जाएगी तो वो लास्ट में जाते जाते पानी का वॉल्यूम भी, आयतन भी क्या हो जाएगा उसका, बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सभी नदियों की बात होती है। तो अब क्या है कि बात हो रही जब अफ्रीका की इस प्रमुख नदी नील के बारे में, तो नील में भी क्या है कि छोटी छोटी सी बहुत क्या है, इसमें सहायक नदियाँ जुड़ती रहती है जो अलग अलग देशों से होकर के आती है। तो अगर यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनसे ये क्या करती है, गुजरती है या फ्लो करती है, तो वो कौन कौन सी कंट्रीज़ है उनके बारे में कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो जैसे आप नीचे से ही अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक देश था जिसका नाम था युगांडा। युगांडा के ठीक पास में एक देश है तंजानिया। फिर आप यहाँ पर देखोगे एक देश है जिसका नाम है इथियोपिया। इथियोपिया से ठीक फिर जब हम युगांडा से इस साइड में आएंगे एक छोटा सा देश और पड़ता है जिसका नाम है बुरुंडी। बुरुंडी फिर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है इसके बारे में। खार्तूम ये कहाँ पर पड़ रहा है, ये सूडान में। और फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, पूरा पूरा कौन सा क्षेत्र है, ये इजिप्ट का क्षेत्र है। इजिप्ट यानी कि इजिप्ट का नाम क्या है दूसरा, उसको हम मिस्र भी कहते हैं। फिर जो ये युगांडा है, तंजानिया है, तंजानिया के पास में एक देश और भी है जिसका नाम है केनिया। जिसका नाम क्या है, केनिया। अगर आप एक बार महाद्वीप को देख लो तो आपको याद हो जाएगा कि कौन कौन से पर्टिकुलर देश कहाँ कहाँ पर पड़ रहे हैं, फिर बाद में आपको ऐसी समस्या नहीं हुई इसके। अब अगर इसी की बात करें, यहीं पे एक छोटा सा देश और भी है जो कि जिसका नाम भी इसके जैसा ही, युगांडा के जैसा ही, उसका नाम है रवांडा। रवांडा, तो रवांडा भी यहीं पर पड़ता है। और यहाँ पर ये फेमस देश है ये अफ्रीका का काफ़ी, जिसका नाम क्या था, कोंगो। पूरा नाम क्या है इसका, कोंगो जायरे। यहाँ की एक प्रसिद्ध नदी भी है कोंगो, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बाद में, ये वाली आपको दिख भी रही होगी। तो ये कुछ देश हैं यहाँ पर, टोटल कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस प्रकार से जो रिवर नाइल है, ये नाइल है, ये 9 देशों से क्या कर रही है, ये उससे होकर के गुजरती है। फिर दूसरी बात यहाँ की और क्या है इसकी खास बात, आप लोग साथ ही साथ में नोट भी करते हुए चलना, वरना जो है ऐसे तो याद भी नहीं हो पाएगा आप लोगों को, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है धीरे धीरे जो है पढ़ने में भी। अब जो इसकी खास बात क्या है, मिस्र की जो ये नदी है, इसको हम बोलते हैं नाइल को कि ये है एक प्रकार से बैकबोन ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट जो देश है, मिस्र, आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी मरुस्थल वगैरह काफ़ी पाए जाते हैं। लेकिन क्या है कि जिस क्षेत्र से होकर के गुजरती है ये जो नदी है जिसका नाम नील नदी है, तो वहाँ के क्षेत्र के आसपास की जो मिट्टी है वो काफ़ी उर्वर रहेगी, एलुवियल सोइल वहाँ पर रहेगी, जिसको हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो उस जलोढ़ मृदा में 2 चीज़ों की अच्छी खेती होती है। एक तो राइस, वहाँ पर बहुत बढ़िया मात्रा में यानी कि चावल का उत्पादन होता है, और दूसरा वहाँ पर कॉटन का उत्पादन होता है। कॉटन यानी कि कपास। जो मिस्र का कॉटन है यानी कि मिस्र का कपास है, वो वर्ल्ड फेमस है। वर्ल्ड फेमस क्यों है, क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बहुत बढ़िया रेशेदार है, और इस कॉटन से बहुत बढ़िया बढ़िया और महंगे महंगे कपड़े भी बनाए जाते हैं। इसलिए ये वाला कॉटन बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जो कि नील नदी के इस वाले क्षेत्र में पड़ता है यहाँ पर। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट, काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है इसको अफ्रीका की। और क्या क्या खास खास बातें हैं इसकी, कि इसकी एक खास बात है कि जहाँ पर ये गिर रही है यानी कि इस क्षेत्र में, यहाँ पर इसका माउथ है। तो जहाँ पर माउथ है इसका, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि यहाँ पर पास में एक पड़ता है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद पड़ता है यहाँ पर। तो जो पोर्ट सईद है, डबल ई आएगा यहाँ पर बाद में,
यानी कि सईद नाम का बंदरगाह है यहाँ पर इस सिनाई पेनिनसुला के आसपास में। तो ये यहाँ पर आकर के ये गिरती है, जिस जगह पर ये गिरती है यहाँ पर ये महाद्वीप, ये क्या है, ये मगन तट का हिस्सा है। इसलिए जहाँ पर इसका रिवर का माउथ है, माउथ का मतलब हम कह सकते हैं मुहाना है जहाँ पर इस नदी का, वहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम के भंडार भी है। पेट्रोलियम के क्या है वहाँ पर, रिजर्व है वहाँ पर। तो पेट्रोलियम के रिजर्व भी इसके पास में यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए ये इकोनॉमिक दृष्टि से भी काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब दूसरी अगर हम और इसकी बात करते हैं तो ऐसे कौन कौन से शहर है जो इसके आसपास में पड़ते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम। तो जैसे एक प्रसिद्ध शहर है कायरो। देखो कायरो आपको पता भी होगा, जिसको काहिरा भी कह देते हैं। काहिरो क्या है कि इट इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ इजिप्ट। तो इजिप्ट यानी कि मिस्र की क्या है, ये राजधानी है। कायरो में एक प्रसिद्ध फिल्म बनी थी द ममी, अगर आपको पता हो तो उसका सेट वहीं पर ही लगाया गया था। दूसरा आपको पता है कि यहाँ पर इस इजिप्ट में यानी कि मिस्र में एक शहर है प्रसिद्ध जिसका नाम है गीजा। तो गीजा जो शहर है वहाँ पर क्या है, वहाँ पर प्रसिद्ध है पिरामिड्स वहाँ के। तो ये दो दो जो शहर है, दोनों दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों दोनों इजिप्ट के हैं। तो दो शहर तो ये हुए। एक शहर हमने थोड़ी देर पहले सूडान का देखा था जिसका नाम था खार्तूम। तो जो खार्तूम है ये कहाँ का शहर है, सूडान का। एक शहर हमने इसका प्रसिद्ध कौन सा देखा था, सूडान का, ये खार्तूम। और ये जो तीनों के तीनों जो शहर है, ये प्रसिद्ध जो सिटी हैं तीनों के तीनों, ये कहाँ पर पड़ रही है, ये इसके ही बैंक पर पड़ती है, यानी कि इसके किनारे पर जो ये मौजूद है। तीनों के तीनों प्रसिद्ध जो शहर है यहाँ के। इसके अलावा जो ये नील नदी है, नील नदी का मैंने आपको बताया है, कुछ बातें और भी यहाँ पर नोट करते हैं। मैंने आपको बताया कि नील नदी में हमने आगे जाकर के एक लेक नसीर बनाया है, यानी कि एक छोटी सी कृत्रिम झील बनाई है यहाँ पर, जो कि इजिप्ट और सूडान के बॉर्डर पर है। आपको पता है कि कृत्रिम झील का प्रयोग कहाँ पर होगा, इरिगेशन में होगा। जैसे कि इसका पार्ट है लेक नसीर, तो नसीर झील जो है इसका इरिगेशन यानी कि सिंचाई में तो यूज हो ही रहा है, साथ साथ में जल विद्युत भी इससे क्या करते हैं, उत्पादन यहाँ पर होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसलिए यहाँ पर एक प्रसिद्ध बांध है जिसका नाम है आसवान बांध, आसवान डैम। कई बार पेपर में आया क्वेश्चन है ये कि आसवान बांध कौन सी नदी पर पड़ता है, तो कौन सी नदी पर है, ये नील नदी पर है। कौन सी इसके पास में जो झील पड़ती है, तो कौन सी झील है उसके पास में, नसीर झील है। तो उम्मीद है कि नील नदी से आने वाले लगभग हर एक क्वेश्चन को आप यहाँ पर सोल्व कर पा रहे होंगे। दूसरी जो प्रमुख नदी है अफ्रीका महाद्वीप की, वो है कोंगो। आपको उसी सीक्वेंस में इसको पढ़ते हुए चलना है जिस सीक्वेंस में यहाँ पर मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ आपको। मैं यही चाहता हूँ कि आसान से आसान बना करके ही आप लोगों को इनके बारे में बताऊँ। तो रिवर कोंगो की अगर बात करें, इसको हम हिंदी में ऐसे लिख देते हैं कांगो। आपको पता है कि कांगो जो रिवर है, इसके नाम में लिखा हुआ कि कौन से देश की रिवर होगी, तो ये कोंगो की रिवर है। पहला पॉइंट इसका क्या है कि ये कौन से देश में पड़ रही है, कोंगो जायरे में पड़ती है। अच्छा, आपको मैं एक बात और भी यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जायरे भी एक छोटी सी ट्रिब्यूटरी है, छोटी सी नदी है, जो कि इसका ही क्या है, एक पार्ट है कोंगो वाई। तो इनको सम्मिलित रूप से हम कोंगो जायरे रिवर भी बोल देते हैं, जबकि देश का नाम भी पूरा क्या है, कोंगो जायरे ही है। इसकी खास बात क्या है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी तो होगी कौन सी, ये नील नदी। जबकि जो सेकंड लार्जेस्ट रिवर है अफ्रीका की, वो कौन सी है, कोंगो। यानी कि अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है, वो है कोंगो नदी। बात करते हैं कि ये कहाँ से जो है इसका उद्गम हो रहा है, यानी कि ओरिजिन कहाँ से है इसका। बात करें अगर ओरिजिन की, यानी कि उद्गम कहाँ से हो रहा है, इमर्ज कहाँ से कर रही है, तो यहाँ पर एक मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि एक प्रसिद्ध पठार है यहाँ पर जिसका नाम है कटंगा। तो कटंगा प्लेटू से क्या हो रही है, ये उससे इसका उद्गम हो रहा है, कटंगा के पठार से। और दूसरी खास बात क्या है इसकी कि ये यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये होती हुई कहाँ पर गिर रही है, इधर है ये अटलांटिक ओशन का हिस्सा, यानी कि ड्रेन कहाँ पर करती है, निकास कहाँ पर कर रही है, अटलांटिक ओशन में कर रही है। अब यहाँ की जो एक इम्पोर्टेंट बात आपको और भी याद रखनी है वो क्या है कि ये नदी पहले तो यहाँ से ऊपर गई, फिर यहाँ से नीचे की ओर आई। तो आपने देखा है कि यहाँ पर ये कौन सी रेखा गुजर रही है, यहाँ से 0 डिग्री यानी कि इक्वेटर। इसने इक्वेटर को एक बार तो यहाँ पर क्या कर दिया, कट कर दिया, एक बार इसने फिर वापस आकर के यहाँ पर क्या किया, इसको कट कर दिया। तो ये क्या कर रही है कि अफ्रीका को 2 बार, अफ्रीका बता रहा हूँ कि जो इक्वेटर है, इक्वेटर को क्या करती है, इक्वेटर नदी को ये 2 बार क्या कर रही है, 2 बार पास करती है, या जो इसको कट कह सकते हैं, कट थ्रू। तो 2 बार क्या कर रही है, पास कर रही है कौन सी नदी को, कौन सी उसको, रेखा को, इक्वेटर को। तो
इसलिए भी ये क्या है, इसलिए भी ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसके अलावा यहाँ की और क्या खास बात है, यहाँ की खास बात एक ये है कि अफ्रीका में एक प्रसिद्ध जनजाति है जिसका नाम है पिग्मी। इसका नाम क्या है, पिग्मी। दोबारा लिख देता हूँ, इसका नाम क्या है, पिग्मी। तो जो पिग्मी जनजाति है ये क्या है, एक ट्राइब है, एक जनजाति है। तो पिग्मी जनजाति जो है ये कहाँ पर पड़ती है, ये कोंगो जो रिवर है उसके क्षेत्र में पड़ती है। अब बात करें अगर पिग्मी जो जनजाति की, तो इसका मतलब क्या होता है। तो जो ये पिग्मी शब्द है, पिग्मी शब्द का मतलब होता है जो शॉर्ट होता है। शॉर्ट मतलब छोटे कद का। तो यानी कि ये काफ़ी जो है शॉर्ट हाइट के या छोटे कद के लोग होते हैं जिनको पिग्मी बोला जाता है। तो पिग्मी जनजाति कहाँ पर मौजूद है, अफ्रीका में, अफ्रीका के क्षेत्र में कटंगा में या कोंगो नदी के आसपास के क्षेत्र में। इसलिए भी ये क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा कोंगो के बारे में और कौन कौन सी खास खास बातें हैं उनको देखेंगे हम। एक प्रसिद्ध जो है एक वाटरफॉल है यहाँ पर जिसका नाम है बोयोमा। बोयोमा वाटरफॉल या जलप्रपात इसको कह देंगे। तो बोयोमा वाटरफॉल आप लोगों ने कई बार देखा भी होगा, इसके बारे में सुना होगा टीवी वगैरह में भी, कि ये क्या होता है कि नदी का क्षेत्र बहुत बड़ा है इसका, जो इसका अपवाह क्षेत्र है यानी कि ड्रेनेज सिस्टम है काफ़ी बड़ा है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा फिगर के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा कि इधर से भी आकर के पानी नीचे गिर रहा है, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। तो एक ऐसा जो है वहाँ पर नज़ारा बनता है, बहुत ही यूनिक सा नज़ारा होता है, बहुत सुंदर भी लगता है लेकिन बहुत ही डरावना भी होता है साथ साथ में। चारों तरफ से पानी गिरता है और यहाँ से इकट्ठा होकर के फिर वो बहुत बड़ी ह्यूज क्वांटिटी में आगे बढ़ता है। तो ये है कौन सा, बोयोमा वाटरफॉल यानी कि बोयोमा जलप्रपात जो कांगो नदी में पड़ता है। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्या है, ये एक जो है एक झरना है या इसको कह सकते हैं एक वाटरफॉल है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया है यहाँ पर कि ये क्या कर रही है, 2 बार क्रॉस कर रही है किसको, इक्वेटर को, यानी कि कट कर रही है उसको या क्रॉस कर रही है, बात इसकी लगभग सेम ही है। जो ये नदी कोंगो है, कोंगो में 2 बातें आपको और ध्यान रखनी है, पेपर में कई बार क्वेश्चन आया भी है। एक छोटी सी सहायक नदी है इसकी जिसका नाम है कसाई। देखिए ये कसाई जो है अफ्रीकी टर्म में कुछ होगा, अपने यहाँ पर तो कसाई का मतलब आप समझ ही पा रहे होंगे। तो जैसे कसाई है और एक है उबांगी, एक कसाई है एक उबांगी है, दोनों दोनों इसकी ट्रिब्यूटरीज है, हेल्पिंग रिवर्स है या इसको कह सकते हैं हम सहायक नदियाँ। तो 2 सहायक नदियाँ यहाँ पर प्रसिद्ध, जिसमें कसाई नदी को कई बार पूछा जा चुका है कि कसाई नदी किसकी एक प्रमुख सहायक नदी है। बात करें अगर कोंगो नदी की कि ये कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है, तो जैसे हम बात करें कोंगो नदी की, तो कोंगो कौन कौन से जो ऐसे कंट्रीज़ है जिनसे क्या करती है ये पास होती है या जिनसे ये गुजर रही होती है, कौन कौन सी कंट्रीज़ ऐसी हैं, कौन कौन से देश ऐसे हैं। तो जैसे इसका नाम में लिखा हुआ है कोंगो, तो पहला देश तो कौन सा होगा, कोंगो ही होगा। अच्छा मैं आप लोगों को एक बात और भी क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर इसके बिल्कुल मध्य वाले पार्ट में यानी कि बिल्कुल मिडिल पार्ट में यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है कोंगो। काफ़ी बड़ा देश है जिसको वनों का देश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े जो है वर्षावन पाए जाते हैं, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट यानी कि विषुवत-रेखीय वर्षावन। उसके ठीक थोड़े से ही वेस्ट में यहाँ पर एक और भी देश है जिसका नाम भी कोंगो ही है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है कि एक तो हो गया सिंपल कोंगो, एक हुआ यहाँ पर डेमोक्रेटिक या बोल सकते हैं उसको हम रिपब्लिक भी कहते हैं उसको। तो नाम लिखा होगा कि डेमोक्रेटिक ऑफ कोंगो या रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ऐसा नाम वहाँ पर लिखा होगा। ये जो कोंगो है इसका पूरा नाम है कोंगो जायरे, जबकि ये खाली कोंगो ही है। तो ये ध्यान रखनी है आपको, 2 देश है जिसमें बड़ा कौन सा है, ये डेमोक्रेटिक ऑफ कोंगो है, ये छोटा है इससे। तो 2 अलग अलग देश हैं जिनसे होकर के ये गुजर रही है। और इसके अलावा भी और यहाँ पर कुछ देश हैं छोटे छोटे से जिनके बारे में डिस्कस करते हैं। एक प्रसिद्ध देश है, मैंने आप पहले भी डिस्कस किया उसके बारे में, अंगोला। तो एक अंगोला देश है जहाँ से ये होकर के गुजरती है। इस अंगोला के अलावा आपको जैसे यहाँ पर पता नीचे कौन सी रिवर है, जाम्बेजी, तो देश भी कौन सा होगा इसके पास में, जाम्बिया। तो जाम्बिया का भी कुछ पार्ट यानी कि कुछ ट्रिब्यूटरीज इसकी वहाँ से भी आती है और वहाँ से भी इसमें आकर के मिलती है। यहाँ पर जहाँ पर ये टेंगानाइका है इसके बराबर में ही यहाँ पर जो देश है उसका नाम कौन सा देश है, तंजानिया। तो यानी कि तंजानिया का भी कुछ छोटे छोटे स्ट्रीम्स आकर के इस कोंगो नदी में मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो एक देश है और जिसका नाम है यहाँ पर एक सक्रिय ज्वालामुखी था, नाम था कैमरून, उसका नाम क्या है, कैमरून। तो कैमरून देश है, एक प्रसिद्ध देश है। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर एकमात्र क्या है, एक मात्र जो है सक्रिय ज्वालामुखी यानी कि एक्टिव वोल्केनो है यहाँ पर जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अगर एक और भी देश की बात करें तो सेंट्रल में भी जो है वैसे इसी को बोलते हैं,
तो ये कुल मिलाकर के देश हैं जिनसे ये होकर के नदी गुजरती है। तो देशों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 देश है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखनी है यहाँ पर कि यहाँ इसके थोड़े से ऊपर जा कर के एक ऐसा भी देश है, एक छोटा सा देश, जिसका बहुत ही छोटा सा हिस्सा, या कहे कि वहाँ से बहुत ही छोटी सी थोड़ी सी मात्रा में पानी आता है यहाँ पर, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड ऑफ अफ्रीका, या उसको बोल सकते हैं हम सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक भी इसको कहते हैं। मैं लिख देता हूँ नाम उसका, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका। देखिए ये क्या है कि सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका, ये इसी कोंगो जो देश मैंने आपको बताया है, इसी कोंगो का ही एक पार्ट है। तो वैसे तो इसको हम एक साथ ही पढ़ते हैं, लेकिन हो सकता है कि अगर सीक्वेंस कभी कभी पेपर में लगाने को आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि ये एक अलग ही से ही पार्ट माना जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे आयरलैंड देश है। अब आयरलैंड देश जो है वो फ़िलहाल तो अब तो बिल्कुल ही खैर अलग हो गया है, लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी आयरलैंड की ऐसी हैं कि जो ब्रिटिश प्रशासन के अधीन ही चलती है। ऐसे स्कॉटलैंड है, आपको पता है स्कॉटलैंड देश अलग है, उनकी टीम भी अलग है, क्रिकेट की टीम अलग है, बाकी बहुत सारे खेल भी वो अलग अलग खेलते हैं, पार्टिसिपेट अलग अलग करते हैं, लेकिन तब भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका है? ब्रिटेन का है, यानी कि इंग्लैंड का है, इसलिए उसको उसी का पार्ट माना जाता है। तो जो सेंट्रल रिपब्लिक ऑफ अफ्रीका है, ये भी इसी डेमोक्रेटिक या कोंगो का क्या माना जाता है? एक पार्ट माना जाता है। इन सारे देशों से होकर के ये कोंगो नदी बहती है। इस कोंगो जायरे नदी पर देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इसको कोंगो भी लिखा सकता है, जायरे भी लिखा सकता है। तो इस कोंगो जायरे नदी पर अभी हमने डिस्कस किया है एक बांध के बारे में, जिसको बोयोमा का बांध कहते हैं। तो जो ये बोयोमा का बांध है, बोयोमा के बांध के समीप ही एक बांध और भी है जिसका नाम है स्टेनली बांध, या बांध बता रहा हूँ, स्टेनली फॉल्स। तो स्टेनली फॉल्स कहाँ पर है? ये भी इसी कोंगो यानी कि जायरे रिवर पर ही मौजूद है। तो ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको भी आपको ध्यान से पढ़ते हुए आगे बढ़ना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाली रिवर की। तो नेक्स्ट वाली जो रिवर है हमारी, वो है यहाँ पर लिखी हुई है ये। अब पढ़ते हैं जाम्बेजी के बारे में। तो तीसरी जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? जाम्बेजी। बात करें अगर जाम्बेजी की, तो जाम्बेजी रिवर जो है ये ओरिजिन यानी कि कहाँ से इसकी उत्पत्ति कहाँ से हो रही? कटंगा के पठार से हो रही, जिसके बारे में भी डिस्कस किया हमने, कटंगा प्लेटू से। और ये ड्रेन कहाँ पर कर रही है? आपको पता है कि इधर से निकल रही है और उस साइड में ये जा रही है। और उस तरफ की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि यहाँ पर क्या है? ये मोजाम्बिक चैनल है, और मोजाम्बिक चैनल किसका हिस्सा है? इंडियन ओशन का हिस्सा है। तो हम कह सकते हैं इसको मोजाम्बिक चैनल में एक ड्रेन कर रही है। देखिए ये तो क्या है? इसका ओरिजिन है, यानी कि इसका उद्गम हो रहा है यहाँ से, और यहाँ पर क्या है? इसका यहाँ पर ड्रेन कर रही है, यानी कि यहाँ पर निकासी है इसकी। तो ये जो मोजाम्बिक चैनल है ये किसका हिस्सा है? इंडियन ओशियन का हिस्सा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सवाल दो तरीके से आ सकता है, क्या तो पूछ लेगा कि कहाँ पर गिरेगी, तो कहाँ पर गिर रही है? मोजाम्बिक में। अगर ऑप्शन में मोजाम्बिक ना हुआ तो क्या होगा फिर वहाँ पर? इंडियन ओशन होगा। तो ये भी एक प्रसिद्ध जो है नदी है जाम्बिया। जाम्बिया की अगर दूसरी बात करते हैं हम कि ये कौन कौन से देशों से होकर के फ्लो करती है, तो जाम्बिया के नाम में पहला देश जो लिखा है आप समझ सकते हो कौन सा देश होगा? जाम्बिया। तो जो जाम्बिया है, ये जो जेमेंजी रिवर है, इसका नाम क्या है? जैम्बेजी रिवर है। यहाँ पर मैंने ऐसे लिख दिया जैम्बेजी रिवर। तो जो ये जैम्बेजी रिवर है, किसके नाम से इसका नाम पड़ा है? जाम्बिया के। तो जाम्बिया में तो होगी। इसी के पास में दूसरा देश है जिसका नाम है अंगोला। तो ये अंगोला से भी होकर के गुजरती है। अंगोला के पास में ही आप जब थोड़ा सा इधर को देखेंगे यहाँ पर, तो एक प्रसिद्ध देश है जहाँ पर एक प्रसिद्ध मरुस्थल भी है नामीब नाम से। उसका नाम क्या है? नामीबिया। तो नामीबिया का भी कुछ हिस्सा, यानी कि वहाँ की कुछ सहायक नदी भी आकर के इसमें मिलती है। इसके ठीक नीचे अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो एक प्रसिद्ध देश है जिम्बाब्वे। लेकिन नाम लगभग सेम से आपको दिखाई पड़ रहे होंगे, जैसे जाम्बिया, नामीबिया, फिर ये जिम्बाब्वे, ये सभी के सभी एक जैसे ही नाम है, तो आप लोगों को याद करने में भी आसानी रहेगी। तो जिम्बाब्वे भी यहीं पर पड़ता है। यहाँ पर एक प्रसिद्ध जो देश है जहाँ पर कालाहारी मरुस्थल है, उस देश का नाम क्या है? बोत्सवाना। तो बोत्सवाना भी एक प्रसिद्ध देश है। तो ये 5 देश ऐसे हैं जिससे होकर के जाम्बेजी नदी गुजरती है। एक इसकी खास बात ये भी है। उसके अलावा अब जैसे हमने एक चीज़ और इसमें डिस्कस करनी भूल गए हैं, उसको भी देखते हैं थोड़ा। इसमें क्या है कि एक प्रसिद्ध जो है जलप्रपात है यहाँ पर, जिसका नाम है विक्टोरिया फॉल्स, यानी कि विक्टोरिया जलप्रपात। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि विक्टोरिया झील अलग है, विक्टोरिया जलप्रपात यानी कि झरना अलग है। जलप्रपात क्या होता है कि जैसे पहाड़ है कोई, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है,
तो ये क्या हुआ, ये पानी नीचे गिर रहा है यहाँ से, फिर इकट्ठा हुआ और आगे आगे बढ़ेगा, तो ये तो फॉल हो गया। जबकि रिवर का मतलब तो ये सॉरी लेक का मतलब तो बहुत बड़ा जो है एक जलाशय होगा, एक वाटर रिजर्वियर होगा, यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में पानी जो है भरा होता है। तो विक्टोरिया फॉल जो है ये भी बिल्कुल ऐसा ही फॉल है जैसे बोयोमा था, और ये टूरिस्ट प्लेस भी है, काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर लोग दूर दूर से देखने के लिए आते हैं इसको, और बहुत अच्छा भी लगता है देखने में, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नॉर्थ अमेरिका का नियाग्रा फॉल है। हम बाद में डिस्कस करेंगे वहाँ के बारे में भी कि क्या क्या वो है इसके बारे में। अब इसकी एक जो चौथी बात है जो इसको और इम्पोर्टेंट बनाती है वो कौन सी है कि ये अफ्रीका की जाम्बेजी जो रिवर है, ये अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी रिवर है। अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी रिवर इसको माना जाता है। एक खास बात इसकी ये भी है जेम्बेजी नदी की। और जैसे कि यहाँ पर हमने ऑलरेडी डिस्कस भी किया है कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पर ये करीबा झील है, और करीबा झील भी कहाँ पर मौजूद है, करीबा झील भी इसी के ऊपर मौजूद है। लेकिन इसको आप यहाँ पर साथ साथ में नोट करते हुए चलना कि लेक करीबा भी कौन सी नदी पर अवस्थित पड़ती है, वो भी इसी नदी पर है जिसका नाम है जेम्बेजी। अगली जो हमारी प्रसिद्ध नदी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जाम्बेजी के ठीक नीचे आपको एक नदी दिखाई पड़ रही है जिसका नाम है लिम्पोपो। तो चौथे नंबर पर हम पढ़ेंगे लिम्पोपो नदी को। अब लिम्पोपो नदी की भी कुछ खास खास बातें हैं। पहली इसकी खास बात क्या है लिम्पोपो की कि ये निकलती है कहाँ से, साउथ अफ्रीका नाम का जो यहाँ पर देश है, और साउथ अफ्रीका नाम के देश में एक जो हाईलैंड पड़ता है इसका नाम है वेल्स। इसका नाम क्या है, वेल्स। आपने सुना होगा ना वेल्स, घास के मैदान, ऐसा सुना होगा। तो ये ग्रास लैंड है वैसे तो, यहाँ पर ग्रास लैंड मतलब घास भूमि, लेकिन ये हाईलैंड है साथ साथ में। हाईलैंड का मतलब थोड़ी सी उच्च भूमि है, यानी कि ऊंचाई पर स्थित एक पोर्शन है जो लिम्पोपो नदी के आसपास में। तो ये हाई वेल्ड्स भी इसको बोल देते हैं, यानी कि या वेल्ड्स हाईलैंड भी इसको कह दिया जाता है। तो जो ये वेल्ड के हाईलैंड है यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकल करके ये इधर जा करके गिर रही है कहाँ पर, इंडियन ओशन में। और इंडियन ओशन में भी यहाँ पर कौन सा पार्ट है ये आपको पता है, मोजाम्बिक चैनल है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि जो ये नदी है, कौन सी वाली नदी की बात हो रही है यहाँ पर, लिम्पोपो की। तो लिम्पोपो नदी जो है ये निकली कहाँ से, वेल्स के घास के मैदान से निकली, और उसके बाद में फिर ये जा कर के ड्रेन कहाँ पर किया इसने, मोजाम्बिक चैनल में। मोजाम्बिक चैनल मतलब ये वाला जो यहाँ पर हिस्सा पड़ रहा है इसको हम मोजाम्बिक चैनल बोलते हैं यहाँ पर, यानी कि एक समुद्र का जो हिस्सा है। और ये मोजाम्बिक कौन से समुद्र का हिस्सा है, इंडियन ओशियन का हिस्सा है ये, इसको इंडियन ओशियन का हिस्सा माना जाता है। तो लिम्पोपो नदी की ये बात। अब आप यहाँ पर देख रहे होंगे जैसे फिगर बना हुआ कि इसने एक बार तो यहाँ पर इसको जो है यहाँ पर इसको पास कर दिया, उसके बाद में फिर से ये यहाँ पर भी पास कर दिया। थोड़ा मैप ऐसे नहीं बना पाया हूँ मैं, दोबारा से देखिए, ऐसे आकर के गिरती है, ऐसे आकर के। तो आप इसको जब देखोगे लिम्पोपो को, तो ये भी क्या कर रही है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से कौन सी रेखा गुजर रही है, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है उसको क्या कर रही है, 2 बार क्रॉस कर रही है। तो आप लिख सकते हो कि इट क्रॉसेस लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न। आप पूरा लिखना, लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न ट्वाइस, यानी कि ये कितनी बार कर रही है उसको, 2 बार जो है उसको क्रॉस कर रही है इसी लाइन ऑफ कैप्रिकॉर्न को, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करेंगे लिम्पोपो नदी की कि ये कौन कौन से देश में पड़ती है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे देश है, प्रमुख रूप से तो एक ही देश है यहाँ पर जिसका नाम है साउथ अफ्रीका। तो एक जो प्रमुख देश है यहाँ पर वो कौन सा है, वो तो साउथ अफ्रीका ही है। तो जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, साउथ अफ्रीका से भी ये जो वहाँ से तो ओरिजिनेट ही हो रही है, वहाँ से तो ये निकल ही रही है। अब साउथ अफ्रीका के ठीक बाद में जब हम आगे इसमें बढ़ते हुए जाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर जो दूसरा देश है इसका नाम है कौन सा, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, तो मोजाम्बिक तो इसके बिल्कुल जहाँ पर आउटर है इसका, यानी कि यहाँ पर आउटर वाली साइड में है जहाँ से शुरुआत कर रही है, ये वहाँ पर पड़ता है साउथ अफ्रीका। लेकिन बीच में 2 देश और भी पड़ते हैं। एक देश ऐसा देश है जो देश के अंदर ही देश है, अगर उसकी बात करें हम, देश के अंदर ही क्या है वो देश है, उसके बॉर्डर से, यानी कि स्वाजीलैंड के बॉर्डर से होकर के निकलती है, लगभग उसके बॉर्डर के आसपास में। लेकिन वहाँ पर बॉर्डर जो टच करता है वो करता है जिम्बाब्वे का। तो जिम्बाब्वे नाम का जो देश है ये उससे भी होकर के गुजर रही होती है। जिम्बाब्वे जो देश है उसी के ही ठीक थोड़ा सा जब हम यहाँ से इधर की ओर बढ़ेंगे नॉर्थ वेस्ट साइड में, तो यहाँ पर एक प्रसिद्ध देश है जिसका नाम है बोत्सवाना। बोत्सवाना, तो ये इन 4 प्रमुख देशों से होकर के लिम्पोपो नदी गुजरती है। लिम्पोपो नदी के बाद में फिर अगली जो प्रमुख नदी है यहाँ की उसका नाम है ऑरेंज रिवर। ये वाली जो आपको दिखाई पड़ रही होगी यहाँ पर, ऑरेंज रिवर। तो ऑरेंज रिवर
भी आप लोग सभी के सभी देख पा रहे हैं कि साउथ अफ्रीका का क्षेत्र है ये पूरा पूरा यहाँ पर। तो ये भी जो ऑरेंज है लिख लेते हैं, इसके बारे में कुछ बातें। ऑरेंज रिवर की बात करते हैं। पहली बात तो ये है कि ये साउथ अफ्रीका से ही होकर के निकल रही है, लेकिन साउथ अफ्रीका के कौन से हिस्से से होकर के ये निकलती है। तो यहाँ पर मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि यहाँ पर एक पर्वत है जिसका नाम क्या है, ड्रैंकन्सबर्ग। तो ड्रैंकन्सबर्ग नाम के पर्वत से तो क्या हो रहा है, इसका ओरिजिन है, यानी कि ओरिजिनेट कर रही है वहाँ से, तो ये निकल रही है और निकल करके आकर के इधर गिरती है ये अटलांटिक ओशन में। लेकिन अटलांटिक ओशन का ये हिस्सा जो है जहाँ पर ये गिर रही है इस जगह पर, इसको हम जानते हैं अलेक्जेंडर बे के नाम से, यानी कि अलेक्जेंडर की खाड़ी इसको कहते हैं, जो किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का हिस्सा है, यानी कि अटलांटिक महासागर का हिस्सा है। तो ड्रैंकन्सबर्ग से निकल करके अलेक्जेंडर बे में ये जो नदी है वहाँ पर ये गिरती है। इसकी एक प्रसिद्ध जो है एक नदी भी है जो इसकी सहायक नदी है, उसके बारे में भी चलो थोड़ा लिख लेते हैं यहाँ पर। इसकी एक प्रसिद्ध सहायक नदी जो है उसका नाम है वोल। उसका नाम क्या है, वोल। तो एक वोल रिवर है जो उसकी एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, प्रसिद्ध सहायक नदी है। और जो ये वोल नदी है ये प्रसिद्ध है गोल्ड डिपॉजिट्स के लिए। तो इसमें क्या है कि इस नदी के जो घाटी है, जो इसकी वैली है, जो डिप्रेस्ड पार्ट है, वहाँ पर छोटे छोटे से प्लेसर्स जमा रहते हैं गोल्ड के। तो कुछ लोग वहाँ से जो है गोल्ड को भी जो है वहाँ से क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं उसकी। तो उस चीज़ के लिए भी ये काफ़ी फेमस है। पहली जो नदी है उसका नाम है सेनेगल, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, सेनेगल नदी है। सेनेगल नदी की अगर बात करते हैं तो उसकी खास बातें क्या क्या है। तो वैसे तो ये भी बहुत सारे छोटे छोटे नदियों के जो है मिलने से बनी है, लेकिन आपको बस ध्यान रखना है कि ये माली से निकलेगी। माली से निकलने के बाद में फिर नेक्स्ट देश जो है उसका नाम है सेनेगल, जिसके नाम पर इसका नाम भी हुआ। और सेनेगल के साथ साथ में ठीक ऊपर यहाँ पर एक देश और है जिसका नाम है मोरिटेनिया। मोरिटेनिया। तो इन दोनों देशों के बीच में ये क्या बनाती है, बॉर्डर बनाती है, बॉर्डर शेयर करती है, यानी कि सीमा बनाती है। और जाकर के फिर इधर ये कौन सा महासागर हुआ, ये अटलांटिक महासागर है। तो वहाँ पर जाकर के क्या कर जाएगी, ये अटलांटिक ओशन में ड्रेन कर जाएगी। इसके बारे में बस इतनी बातें काफ़ी हैं कि ये 3 देशों से होकर के गुजर रही है। प्रमुख रूप से कौन कौन से, माली है, सेनेगल है और उसके अलावा मोरिटेनिया है। वैसे तो अगर देखा जाए तो इसकी कुछ जो ट्रिब्यूटरीज है छोटी मोटी, वो यहाँ पर एक छोटा देश है और भी, गिनिया, इसको गिनी भी बोल देते हैं। तो गिनी से होकर के भी ये गुजरती है, कुछ छोटे छोटे इसकी ट्रिब्यूटरीज। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम बात करते हैं जब इस नदी की, सेनेगल की, तो सेनेगल नदी को हम स्पेशली जानते हैं सेनेगल और मोरिटेनिया के बीच में बॉर्डर को शेयर करने के लिए, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। उसके ठीक बाद की जो नदी है वो थोड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इससे भी, उसका नाम है नाइजर। तो नाइजर नदी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस मामले में। बात करते हैं अगर नाइजर नदी की हम, तो नाइजर जो नदी है ये यहीं पर ही कुछ देश है। पहले तो हम देशों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, नाइजर रिवर के बारे में। नाइजर रिवर जिस जिस देश से होकर के फ्लो करती है उन देशों में सबसे पहला देश यहाँ पर आपको, जैसे एक देश है नाइजर ही खुद, उसका नाम क्या है, नाइजर। दूसरा है फिर नाइजीरिया। नाइजीरिया के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया कि सबसे ज़्यादा क्या है यहाँ पर, पॉपुलेशन है यहाँ पर सबसे ज़्यादा। फिर अभी हमने डिस्कस किया था यहाँ पर एक माली भी है, माली। एक है बेनिन, माली हुआ, बेनिन हुआ, और एक जो देश था यहाँ पर ये है गिनी, इसको हम जीनिया कह देते हैं, गिनी भी इसको बोल दिया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 5 देश ऐसे हैं जिनसे होकर के ये फ्लो करती है। लेकिन इसका नाम चूँकि नाइजर है तो आप इसके नाम से ही ये बात का आइडिया लगा सकते हो कि इसका जो ज़्यादा ड्रेनेज एरिया है वो कौन से देश में होगा, वो नाइजर देश में होगा। तो ये नाइजर देश से होकर के गुजरती है। अब बात करते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। तो यहाँ पर नाइजर है, ये नीचे इसके नाइजीरिया है। तो ओरिजिनेट होती है नाइजर के ही लोमा नाम के पर्वतों से। तो लोमा माउंटेन्स है यहाँ पर, उन लोमा माउंटेन से ये निकलती है। और लोमा माउंटेन से निकलने के बाद में जा करके आप इसको जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो, तो ये किसका हिस्सा है, अटलांटिक ओशन का। तो ये अटलांटिक महासागर में गिरती है। आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें कि जैसे ये है रिवर जो नील थी, नीलगिरी भूमध्य सागर में, ये इधर की सारी नदियाँ जो इधर को गिर रही है वो कहाँ पर है, अटलांटिक में। और इधर को गिरने वाली 2 ही प्रमुख नदियाँ हैं, एक तो जाम्बेजी और एक लिम्पोपो, जो इस साइड में गिर रही है, यानी कि मोजाम्बिक चैनल या इंडियन ओशन के हिस्से में गिर रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आपकी समझ में अच्छे प्रकार से आई होंगी। और आप लोगों से मैं ये भी गुजारिश करूँगा कि आप लोग जब भी इन चीज़ों को पढ़ने का प्रयास करो
तो एक नोटबुक को साथ में ज़रूर रखा कीजिए, क्योंकि जब साथ साथ में पढ़ते जाओगे तो साथ साथ में नोट करते हुए जाओगे तो सारी बातें याद रहेंगी। वरना अगर वीडियो को देखने के बाद में आप सारी चीज़ों को भूलते हुए चले जाओगे, फिर से आपको दोबारा देखनी पड़ेगी वीडियो। तो मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देखो या 2 बार देखो, लेकिन अच्छे से आपकी सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों।